आरएसएस के 100 वर्ष और दलित राजनीति, चर्चा इसी विषय पर थी। 100 वर्ष पर कई गणमान्य आरएसएस के बड़े नेता एकत्रित हुए, मोदी साहब का भाषण हुआ, कई चीज़ मैंने सुना दी है उनके भाषण के, शमसूल साहब के साथ, पुनियानी साहब के साथ, जेपी सिंह साहब के साथ। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर अम्बेडकरनामा का टेक पक्ष जाना चाहिए। वो मुद्दा है अनुसूचित जाति और जनजाति के सवाल। बाबा साहब ने मनाही की थी, आरएसएस और हिंदू महासभा से कोई प्रतिक्रियावादी ताकतों से कोई समझौता नहीं हो। आखिर हम लोग अगर 50 से लेकर अभी 75 साल का माने, तो आखिर दलित राजनीति किस दिशा में गया? आरपीआई कई खंडों में टूट गया, दलित पैंथर्स जो नेता निकले वो भी चले गए शिवसेना में, कई बीजेपी में चले गए, अभी तो अठावले साहब मंत्री हैं। बाबू जगजीवन राम भी जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे ही, जो कि जनसंघ का पूरा आरएसएस बैग था चुपके-चुपके पीछे से, और जनसंघ के लोग तो उसमें कैबिनेट में शामिल ही थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी तमाम ऐसे लोग। रामविलास पासवान भी अल्टीमेटली वहीं गए। बहन जी भी नरेंद्र मोदी का प्रचार करने गईं और 3 बार समझौता करके सरकार बनी। आखिर पूरी दलित आंदोलन, राजनीति भी छोड़ दीजिए अगर, तो दलित आंदोलन अभी किस दिशा में है? किधर है? भटकाव है, बिखराव है, या बैकफुट पर है, या बाबा साहब के विचारों को उल्टा कर दिया गया है? सर। सबसे पहले जिसका जिक्र अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो 51-52 शायद वही का है, उसमें बाबा साहब ने बिल्कुल क्लियर किया कि संघ परिवार या फैसिस्ट ताकतों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। और इन्होंने कई बार उसको बार बार दोहराया, अपने जिंदगी भर दोहराते रहे। इसीलिए जर्मन नाजीवाद के खिलाफ भी थे बाबा साहब। यस, फैसिज्म, जर्मन का नाजिज्म, ये सभी के इसके खिलाफ बाबा साहब की सख्त विचारधारा थी। इसके बावजूद बाबा साहब का आंदोलन एक 1965 तक बाबा साहब के उसी रास्ते पर चलता हुआ दिखा, देश भर दिखा, परिणाम भी आए और कुछ लैंड आंदोलन को लेकर कुछ सफलताएं में मिली, तो कुछ उपलब्धियां उत्तर है। प्रदेश में लोग जीते भी, उत्तर प्रदेश में लोग जीते भी काफी। उत्तर प्रदेश में लोग जीते, पंजाब में एक अच्छा प्रभाव रहा, मतलब देश भर में एक प्रभाव रहा। लेकिन 1980 के बाद जो राजनीतिक दर्जा बदलने लगा, पैराडाइम शिफ्ट आने लगा, उसके तहत बीएसपी के कांशीराम जी के समय पे उभरना एक अलग बात थी। और जिसका आपने जिक्र किया वो मायावती के राजनीति का जिक्र रहा। और मायावती के समय में भी ना विचारधारा में क्लैरिटी रही, ना संगठन में रही, या समझौते की कोई हद नहीं रही। परिणामता ये हुआ कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, और जब दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र में बाबा साहब के आंदोलन के कड़वे लोग होने के बावजूद भी, कर्मठ लोग होने के बावजूद भी, ये कई सारे लोग बीजेपी संघ परिवार के दायरे में आ गए। अभी महाराष्ट्र में आठवले जिनका जिक्र किया, वो मिनिस्टर है केंद्र में, 15 साल से लगभग है, 14 साल से है। महाराष्ट्र के कई कबाड़े हैं, कोई बुद्ध विहार चलाने वाले कोई लोग हैं, ये संघ परिवार के नज़दीक है। जिनका आपने जिक्र किया, पूर्व आरपीआई नेता गवई, इनकी मिसेस कमलताई गवई, इनके संघ के प्रोग्राम के बुलाने की भी 5 तारीख की अमरावती की बात रही आजकल, वो भी चर्चा में है। और बिहार का आपने जिक्र करते हुए कहा कि पासवान, जगजीवन राम जैसे लोग भी बीजेपी से, संघ परिवार के संगठनों से परहेज न करते हुए उनके साथ चले गए। परिणाम यही हुआ कि इतना ही नहीं तो बंगाल जैसे सूबे में हरचरण गुरचरण ठाकुर की मूवमेंट चलाने वाले उनके परिवार के लोग भी आजकल बीजेपी के सांसद बन के वहां से चुन के आए हैं। ये जब हम देखते हैं तो बाबा साहब की विरासत वैचारिक और आंदोलनात्मक लगभग देश में एक सिर्फ ढलान पर नहीं, बल्कि एक नष्ट होना,
या उसका हम्म प्रभावहीन होना, उस दौर तक वो पहुंचने लगी है। चाहे इसके लिए उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या अन्य कोई राज्य हो, इन राज्यों में अब अंबेडकरी आंदोलन नाम के वास्ते बच रहा है। यहाँ के सारे लोग, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएसएस हो, ये अंबेडकरी आंदोलन का दायरा छोड़कर कई दूसरे संगठनों में शामिल होके अपने हाथों से अंबेडकर आंदोलन की हत्या करने में लगे हैं। अगर ऐसा थोड़ा कड़क स्टेटमेंट किया तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत होगा। और इसी का परिणाम ये है कि आरएसएस ने दलितों में बड़ी पैठ बनाई, जिसका हम्म परिणाम देखिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हम्म ये संघ परिवार से जुड़े रहे, बीजेपी से जुड़े रहे, राष्ट्रपति बने। और आज ही के दिन, दशहरे का दिन, विजयादशमी का दिन, संघ परिवार के 100 साल शताब्दी के प्रोग्राम में वो नागपुर में चीफ गेस्ट है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय की है, लेकिन वही ये जब मोदी जी घुसपैठियों की बात करते हैं तो मुझे यहाँ कहना होगा कि दलित आदिवासी आंदोलन में आरएसएस की घुसपैठियां, उसका क्या भाई, उन घुसपैठियों का हम्म क्या करना, ये बड़ा सवाल दलित आंदोलन के लोगों के सामने, आदिवासी आंदोलन के सामने, और इवन कांवड़ यात्रा निकालने वाले ओबीसी समुदाय के आंदोलन में भी ये महत्वपूर्ण सवाल है। और खास करके जब उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है तो परसों बरेली की घटना को आप याद कर सकते हैं। वक्फ कानून को लेकर सरकार का रवैया समझ सकते हो, या लेह लद्दाख में शांततामय रास्ते से पिछले कई सालों से आंदोलन चलाने वाले सोनम वांगचुक के अरेस्ट को मामला हो। इन तमाम बातों को लेकर हमें जो तस्वीर दिखती है कि आरएसएस बीजेपी की सरकारें और ज़्यादा साल तक रही तो भारत एक संविधानात्मक राष्ट्र करके बचेगा या नहीं, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल उठेगा और ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। माने साहब, आरएसएस को पहली वैधानिकता जो है, एक तरह से लेजिटिमेसी कहिए, चूंकि आप प्रोफेसर भी रहे हैं और पीएचडी हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो कुछ एकेडमिक सवाल पॉलिटिशियन भी हैं। पहली वैधानिकता जो है जयप्रकाश नारायण ने दी, समाजवादियों ने दी। क्या लगता है कि क्योंकि इसलिए जितने समाजवादी हुए सब एनडीए सरकार में बीजेपी के साथ ही गए, रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो, तमाम, जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार हो, तमाम ऐसे लोग। क्या दूसरी वैधानिकता जो है अम्बेडकरवादी नेताओं और दलित आंदोलन ने उनको दी, जिसकी चेतावनी बाबा साहब अपने मैनिफेस्टो में कर रहे थे, इनके साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र अभिशाप होगा। तो क्या दूसरी वैधानिकता दलित आंदोलन ने दी? हिंदू राष्ट्र की पालकी क्या दलित, ये कथित अम्बेडकरवादियों के कंधे पे चढ़ के आ रहा है? जी। अच्छा हुआ प्रोफेसर, आपने इस नए एक सब्जेक्ट को छेड़ा, बहुत ज़रूरी भी है। मेरा पहली बात है कि संघ परिवार कहता है कि हमने बड़े देश सेवा का काम किया है, तो मेरा उनसे पहले फिर उनके काबिलियत के ऊपर सवाल है कि आपके मेहनत से बड़ी जनता पार्टी की सरकार 2 साल से ज़्यादा क्यों नहीं चली, 1.5 साल जी। से ज़्यादा क्यों नहीं चली? अगर आप इतने देश को बनाने वाले सक्षम लोग हैं, अगर आपका ये दावा है, तो 77 में जो नई सरकार बनी थी उसको आप चला क्यों नहीं पाए? आपके समर्थन चलाने वाले लोगों ने 1.5 साल के अंदर हथियार क्यों डाल दिए गए? इसका जवाब कोई आपके पास नहीं है। दूसरी बात जिसका आपने वो जिक्र किया वो बिल्कुल सही है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण, एक साइंटिफिक रिसर्च के लेवल पे अगर हम बात करें तो जेपी के आंदोलन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जो 77 तक अलग थलग पड़ा था, उसको राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। और विकल्प के तौर पर, उस समय कांग्रेस के विकल्प के तौर पर
एक दूसरी शक्ति बनाने में आरएसएस का योगदान, सहयोग लिया और यही एक लेजिटिमाइजेशन जी, आरएसएस का स्वीकृतिकरण, एक्सेप्टेबिलिटी इसको कहा जाता है। ये एक्सेप्टेबिलिटी राष्ट्रीय स्तर पे हुई, जिसके कारण बड़े पैमाने पे सत्ता में संघियों का प्रवेश हुआ और उस रास्ते से पूरे देश के महत्वपूर्ण कागजात, जानकारी, इंफॉर्मेशन ये आरएसएस बीजेपी को एक्सेस हुआ और उस एक्सेस के चलते उनको अपना संगठन और मजबूत करने में ताकत मिली, एक रास्ता मिला। ये जेपी के आंदोलन का बड़ा भारी परिणाम, जनता पार्टी प्रयोग का बड़ा भारी परिणाम। इसका मतलब हम वो इमरजेंसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे या दूसरे कांग्रेस रूल को जस्टिफाई नहीं कर रहे। हम एक विश्लेषण के तौर पर आरएसएस के एक्सेप्टेबिलिटी को या नेशनल रिकॉग्निशन की बात को इस मुद्दे के दायरे में रखकर रख रहे हैं कि नेशनल लेवल का एक्सेप्टेंस जो अलग थलग पड़ा था, वो जेपी आंदोलन ने आरएसएस को रिकॉग्निशन दिया, समाजवादियों के आंदोलन ने दिया। रहा जी, दूसरा मुद्दा जो आपका, वो बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी संघ परिवार के साथ बीएसपी का मिल जाना, सत्ता के हुकूमत के लिए कहिए, पावर के लिए कहिए, या कुछ काम करने के लिए भी कहिए, या अपनी राजनीतिक साख हैसियत दूसरे दलों से बचाने के लिए भी कहिए, कोई भी नाम हो उसका, आप उसको कोई भी लेबल लगा सकते हो, लेकिन उसमें दलित आंदोलन में एक बड़ी भारी स्वीकृति, बीजेपी संघ परिवार को स्वीकृति बीएसपी के रास्ते से हासिल हुई। इसको आज के ज़माने में एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह तीसरी एक्सेप्टेबिलिटी जो महाराष्ट्र में रामदास आठवले जैसे लोग और बिहार में रामविलास पासवान जैसे लोग, ये भी जो जीतन राम दलित, मांझी, हाँ, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी या जगजीवन राम, उसके पहले जनता गवर्नमेंट में, तो ये वर्तमान में जीतन राम मांझी कहिए, पासवान कहिए, महाराष्ट्र में रामदास आठवले कहिए, उत्तर प्रदेश में कोई राजभर, उस राजभर समाज के नेता कहिए, कोई मौर्य समाज के, मौर्य के भी संघ परिवार बीजेपी में जाकर आए, कुछ गए, अभी भी है, या शाक्यों के भी, इन छोटी छोटी दलित जातियों के, आदिवासी समुदाय के लोगों ने बीजेपी को एक्सेप्ट करके सत्ता की लालच में अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर, अपने अंबेडकरी आंदोलन को ताक पे रखकर झूठी प्रतिष्ठा के लिए, तसल्ली के लिए ये बीजेपी के बड़े जाल में फंस गए। और इसी का परिणाम भी यही है कि समाजवादियों के गलती के बाद, सोशलिस्टों के गलती के बाद दलित आदिवासी आंदोलन की भी गलतियां हैं, जिन्होंने एक तरफ से इवन झारखंड में कई आदिवासी नेता बीजेपी के चपेट में आ गए, जबकि आदिवासी को लेकर चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे जयपाल सिंह मुंडा हो, इनकी भूमिका है और आरएसएस की भूमिका है, इनका जब आप गहरा अध्ययन करते हो तब पता चलता है कि कई आदिवासी नेता महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इवन झारखंड हो, ये आदिवासी नेता भी बीजेपी के पावर पॉलिटिक्स में चपेट में आके इन्होंने अपने आंदोलनों के साथ प्रताड़ना करने का परिणाम ये है कि दलित या आदिवासी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, ये इनकी वैल्यू, इनकी अहमियत लगभग घटती घटती ना के बराबर होने लगी है और ये उसी का परिणाम है, अंबेडकर को छोड़ने का यही परिणाम है। एक आखिरी सवाल है, एकेडमिक सवाल है, बिकॉज़ बोथ ऑफ अस आर एकेडमिशियन, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। कांशीराम साहब एक बड़े संगठनकर्ता थे, है ना? बड़े आंदोलनकारी थे, उनकी वजह से चेतना का विस्तार हुआ, बाबा साहब नॉर्थ इंडिया में बड़े पैमाने पे जाने जाने लगे। और लेकिन एक उनकी किताब है जो कि बसपा या वाम से के बहुत सारे लोग उसकी चर्चा करते हैं, चमचा युग। और आपने पढ़ी है, हमने भी 2-3 बार पढ़ी है।
और जो बाबा साहब की 51 की चेतावनी थी 1982 में लिखी गई किताब है, उसमें कहीं भी एक शब्द भी आरएसएस हिंदू महासभा पर नहीं है। और क्या यह अकारण है कि जो 2 साल सत्ता नहीं चला पाई, पूरे देश के कई सूबों में उनकी सरकार है, तीसरे टर्म में तो केंद्र में सरकार है, जो हो रहा है हम सब लोग देख ही रहे हैं, कि बसपा के जब ज़्यादातर नेता जब बसपा छोड़ते हैं, तो अपना रास्ता बीजेपी की ओर ही ले जाते हैं। अभी भी 11 साल हो गया केंद्र सरकार में, कांग्रेस को ही कोसते रहते हैं, बीजेपी पे प्रहार हमला नहीं करते हैं। मतलब क्या इसका जेनेसिस कैसे हम लोग देख सकते हैं? क्या वो हाँ, स्वीकृति उस किताब से आई? भाई पहली बात यह है कि 1982 में पब्लिश DS4 के समय में ये पब्लिश किताब जो चमचा एक युग है कांशीराम साहब की लिखी हुई है, वो उस समय के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर लिखी हुई है और उसके उस समय के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर ही समझने की जरूरत है। जी। दूसरी बात, वो चमचा एज किताब ये कोई फिलोसॉफिकल दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये कार्यकर्ताओं के लिए लिखा गया है। हाँ, ये कार्यकर यस, हाँ, ये चमचा एज ये किताब ये कोई फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिकल राइटिंग है। पॉलिटिकल और पीस है फॉर द ये एक्टिविस्ट। लेकिन वो स्ट्रैटेजिकल इस तरह से है कि उस समय देश में कांग्रेस का आंदोलन था, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और राज था। कांग्रेस के कारण दलित आंदोलन पिछड़ रहा था। तो नेचुरली कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों के लिए वो एक वार्निंग के तौर पर कि भाई जी। आप चमचे मत बढ़िए, ये हुँ, उसका बेसिक पर्पस था। इसलिए उस किताब में 1982 में, क्योंकि 1982 में बीजेपी कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि वो 80 में तो बनी, 80 में बनी और 84 में उनके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने। तो 82 में उनका कोई जिक्र करने लायक अस्तित्व नहीं था, ना आंदोलन के लेवल पर, ना सरकार या पावर पॉलिटिक्स में कोई कॉग्निजेबल फोर्स के लेवल पर। और इसीलिए उस लिखावट में आने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चमचा एज में आखिरी पैराग्राफ में कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात है एंडिंग में। हुँ, उसको कई लोग शायद पढ़ते नहीं, क्योंकि एंड में तक कोई जाता भी नहीं। हुँ, उसमें हुँ। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। उसमें कहा है कि शॉर्ट टर्म परिवर्तन के लिए राजनीतिक सत्ता और लॉन्ग टर्म बदलाव के लिए कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 हथियार उसके एंड में वो बुक में एक्सप्लेन किए है। और उसमें एंडिंग जो लाइन है वो ऐसी है कि वी वांट टू क्रिएट द सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी फ्रॉम द सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। मतलब बहुत सी जटिल और वास्तविक असमतावादी व्यवस्था से मुक्ति पाकर हमें समतावादी व्यवस्था लानी है, समाज बनाना। हुँ, समाज बनाना। इस तरह की परिभाषा उस किताब में है। और इसलिए उसका कॉन्टेक्स्ट जब हम समझते हैं, उसकी जो हुँ, डायरेक्शन उस समय की है, तो उस समय के दौर में बीजेपी आरएसएस इनके बारे में कोई ज़्यादा चिल्लाकर उनको महत्व देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त का रूलिंग फोर्स रूलिंग आइडियोलॉजी, रूलिंग पार्टी ये कांग्रेस की हुआ करती थी। आज कांग्रेस के बारे में बहुत कम लोग बोलेंगे, बीजेपी को लेकर ज़्यादा हमलावर होने की ज़रूरत है, क्योंकि रूलिंग नहीं हो फोर्स, रहे हैं, रूलिंग नहीं हो रहे हैं। आइडियोलॉजी ने उसके कारण है। जो लोग नहीं हो रहे उसके कारण ये है कि बीजेपी और आरएसएस ने कई सारे दलित नेताओं को दत्तक लिया है, अडॉप्ट किया है, अकोमोडेट किया है, जो कला कांग्रेस को आजकल नहीं जम रही है। कारण कुछ भी हो, फिर अलग एक वो विश्लेषण का मामला है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने देखो ट्राइबल को कई ऊंचे जगह पे पहुंचाया, दलितों को कई ऊंचे जगह पे पहुंचाया, और ये रेशो कांग्रेस समाज को गड्ढे में पहुँचा दिया। उस समाज को समाज को गड्ढे में पहुँचे। नहीं, समाज का रिफ्लेक्शन नेताओं में आता है, समाज का रिफ्लेक्शन संगठनों में आता है। और जब नेता उस बड़े प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो
दूसरी तरफ नजरअंदाज होना स्वाभाविक होता है। इसीलिए आजकल हर समाज की एक मानसिकता बनी है कि हमारा आदमी मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बड़े सवाल जिंदगी भर रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे जाति का आदमी मंत्री बनना चाहिए, पद पे चाहे जाना चाहिए, आरएसएस भी, चाहे आरएसएस चाहे बीजेपी से बने, आरएसएस हो चाहे बीजेपी से हो, लेकिन हमारे जाति पंथ धर्म का आदमी बड़ा होना चाहिए। ये जब समाज में बौद्धिक गिरावट है, ये इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है, तो ऐसे नेता डेवलप होना, एकोमोडेट होना। बिहार की बात आप खुद ले सकते हैं ना, क्योंकि पासवान का इस बारे में लंबा करियर रहा। 77 में वो जनता दल में भी, जनता पार्टी में भी रहे, बाद में जनता दल में भी रहे, बाद में बीजेपी के साथ बड़े पैमाने पे रहे। शरद यादव जैसा धुआंधार समाजवादी एक समय एनडीए का नेशनल कन्वीनर रहा। तो इससे 17 आप साल तक। हाँ, कई सालों तक जॉर्ज फर्नांडिस जैसा। तो बीजेपी की वही समरसता वाली पॉलिसी या काम करती है, वो इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट उनके मकसद के लिए करते हैं, कोई नेशनल मकसद के लिए नहीं। तो यहाँ बीजेपी की रणनीति सफल होती है, और उस मुकाबले में कांग्रेस के रणनीति के ऊपर कई सवाल है, आप भी अच्छी तरह से जानते हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और जब इमरजेंसी लगी थी तो मैं था 3 साल का। 2 साल जब जनता पार्टी का कैंपेन चल रहा था, मुझे याद है, छोटा-सा मेमोरी याद है कि एक जीप में कैंपेन होता था, पर्चे लोग बाँटते थे बच्चे, दौड़-दौड़ के जीप के पीछे भागते थे। थोड़ा बड़ा हुआ, बीजेपी बनी, फिर इंदिरा जी की हत्या हो गई। लेकिन बचपन से मुझे इतनी बात ज़रूर समझ में थी, जब बीजेपी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी निकले थे भारत भ्रमण पर, तो इतनी मेरे समझ में ये थी कि ये लोग थोड़ा गड़बड़ है। उस समय मैं कुछ नहीं जानता था। 90 के दशक 2000 2020 तक मैं बाबा साहब को नहीं पढ़ा था, ईमानदारी से कह रहा हूँ। 20 के बाद हमने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं था। लेकिन बचपन से ही मुझे ये फीलिंग थी कि आरएसएस और बीजेपी जैसे लोग, जबकि हम 10 साल के रहे होंगे, वो दलित समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है, वो गड़बड़ है। पता नहीं क्यों एक सबकॉन्शियस माइंड में ये बात मुझे आती थी। बाबा साहब जब बाद में पढ़ा कि वो कह रहे हैं कोई समझौता नहीं होगा, तो मुझे लगता कि मैं जब बचपन में जो सोच रहा था, वो ठीक था। क्या दलित नेताओं को, मंत्रियों को, जितने बड़े-बड़े संगठन करता है, क्या ये बात बाबा साहब की चेतावनी नहीं पता थी कि एक 10वीं का बच्चा भी बता सकता है आज, क्या बड़े-बड़े नेता, मंत्रियों को ये बात नहीं पता है? सोचना समाज को है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नमन। थैंक यू सर। चलो, जय भीम। जय भीम सर, जय भीम।